if we talk about education or research, we have to do certain sort of measurements, and measurements have variations, have variability. And to understand these measures of variability or discussions, today we shall continue the series on statistics. Welcome to my channel all about education, and we will study what is dispersion, how we can measure dispersion, कि किस प्रकार से हम विचलन का मान कर सकते हैं या विचलनों की मानों की गणना कर सकते हैं. एज यू नो लर्नर्स, समूहों में भिन्नता होती है, ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और किसी समूह पर होने वाले मापन उसकी भिन्नता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, और सांख्यिकी में विचलन मानों द्वारा इस गुण का मूल्यांकन किया जाता है. सो इफ यू टॉक ऑफ लिटरेरी मीनिंग, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विचलन मतलब फैला हुआ, किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूर दूर फैला हुआ, स्प्रेड हुआ. सो लिटरली इट मीन्स स्कैटर्डनेस. वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन मीन्स स्कैटर्डनेस. So dispersion is the measure of the variation of the item. So अगर हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर जो परिभाषा आपको देखने को मिल रही है उसका मतलब है कि किसी समूह के अलग अलग प्राप्तांकों का उस समूह के प्रतिनिधि मान या केंद्रवर्ती मान से अंतर या फैलाव को ही उस समूह का विचलन कहते हैं. So in other words we can say that it is a measure of the extent to which the individual items vary. किस प्रकार से उनमें भिन्नता है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे जो न्यूमेरिकल डाटा है it tends to spread out about an average value. तो हम ये कह सकते हैं कि dispersion indication, it indicates that the facts within a group, the items differ from one another in size, or in other words there is lack of uniformity. उनमें समानता की कमी होती है, इसलिए उसको डिस्पर्शन या विचलन हम कहते हैं. लर्नर्स, अगर हम बात करें कि विचलन की गणना की क्यों आवश्यकता पड़ती है, वाई डू वी नीड एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट वेरिएबिलिटी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि प्राप्तांकों का विचलन कम है तो मध्यमान अच्छा प्रतिनिधि मान है. तो जितना कम डिस्पर्शन होगा उतना अच्छा वो औसत मान होगा या एवरेज होगा. सेकेंड थिंग इज दैट समूह की समता तथा विषमता विचलन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट वेदर द ग्रुप इज होमोजीनियस और नॉट. एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर विचलन कम है तो होमोजीनियस ज़्यादा है, और अगर विचलन ज़्यादा है तो हेट्रोजीनियस ज़्यादा है. तो ऑन दिस बेसिस हम इस आधार पर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम प्रभावी शिक्षण विधि, अगर हम स्कूल में शिक्षा में कर रहे हैं तो शिक्षण विधि प्रविधि छात्रों के समूह के अनुसार हम तय कर सकते हैं. हम छात्रों के समूह की एक विश्लेषण कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं. तो ये समूह की परस्पर तुलना से हमें ज़्यादा सदस्यों या समूहों के बारे में एक वास्तविक स्थिति समझ में आ जाती है. तो ये तो हुई इसकी आवश्यकता. अब हम जानते हैं लर्नर्स की किस प्रकार से हम विचलन मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसके कई प्रकार होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स of measures of variability. Let us see what are those. They are range, या जिसको हम लोग प्रसार क्षेत्र या विस्तार भी कह सकते हैं. सेकेंड इज मीन डिविएशन, दैट मीन्स मध्यमान विचलन या औसत विचलन. थर्ड इज क्वार्टाइल डिविएशन, चतुर्थांश विचलन, क्वार्टर से रिलेटेड है ये. क्वार्टर मीन्स 1/4, चतुर्थ. और चौथा है स्टैंडर्ड डिविएशन या प्रामाणिक विचलन, जिसको सिग्मा से संबोधित करते हैं. इसके अतिरिक्त और भी होते हैं. प्रामाणिक विचलन का वर्ग होता है, चरिता होता है, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. तो फिलहाल के लिए हम इन चारों पर अपनी बात रखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की, विस्तार की. तो it is the simplest measure of dispersion. It is defined as the difference between two extreme observations of the distribution. यानी कि जो एक्सट्रीम है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के जो अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे. किसी समूह के सदस्यों द्वारा प्राप्तांक कितने तक के बीच फैले हुए हैं, इसी समूह का विस्तार या प्रसार क्षेत्र कहता है. यानी कि अधिकतम प्राप्तांक सीमा में से निम्नतम प्राप्तांक सीमा को घटाकर विस्तार का ज्ञात किया जा सकता है. जैसे कि आपके समक्ष है कि लार्जेस्ट वैल्यू आपकी आर मैक्स हो गई और निम्न हो गई आपकी आर मिनिमम.
तो उसको आप माइनस करेंगे तो आपको विस्तार मिल जाएगा। जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतना अधिक हमारा समूह विषम होगा, उतनी हेट्रोजीनिटी ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं मीन डिविएशन पर। मीन डिविएशन की अगर बात करें तो इसको मध्यमान विचलन भी कहते हैं या औसत विचलन भी कहते हैं। अगर हम संपूर्ण समूह की सजातीयता का सही प्रतिनिधित्व मान के चलें और अगर वो नहीं होता है प्रतिनिधित्व, तो इसका अर्थ है कि उसमें औसत में विचलनशीलता है। इसलिए मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन मान इन मानों पर सुधार के रूप में किया जाता है। इनकी गणना में सभी प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है और इसे औसत विचलन की संज्ञा दी जाती है। एवरेज डिविएशन की बात करते हैं तो अगर हम स्टैंडर्ड या मीन डिविएशन की बात करें तो मिल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है द मीन डिविएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ मैग्नीट्यूड is the arithmetic mean of the deviations from an average value either mean or median। तो जैसे कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मध्यमान है, मध्यमान में जो विचलन है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से औसत विचलन सभी प्राप्तांकों के मध्यमान से सभी विचलनों का औसत होता है, जबकि योग में अंक गणित के धन ऋणों के चिन्हों को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो प्लस और माइनस का साइन होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, उसको समझा नहीं जाता, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर मीन डिविएशन या मध्यमान विचलन या औसत विचलन में हम जो विचलन निकालते हैं उसमें प्लस माइनस को हम किनारे रखते हैं और मध्यमान के प्राप्तांकों के विचलन का योग हमेशा शून्य होता है, इसलिए चिन्ह रहित योग किया जाता है। क्योंकि जो टोटल हम देंगे तो वो ज़ीरो आता है, इसलिए इसको हम जो प्लस और माइनस है इसको इग्नोर करते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर हमको अनग्रुप्ड डाटा यानी कि अव्यवस्थित डाटा का निकालना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। सूत्र से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर हम मीन डिविएशन या मध्यमान विचलन को MD से डिनोट करें, दैट इज़ बराबर सिग्मा x माइनस एन अपॉन एन। x माइनस एम आपका है डिविएशन फ्रॉम मीन। तो हर अंक का, हर स्कोर का हम विचलन निकालेंगे और फिर वो x माइनस एम हो जाएगा। उसको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा का निशान पड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे। x माइनस एम का अर्थ होता है d, जो कि कोष्ठक में ब्रैकेट में है, और उन सबको जब हम जोड़ देंगे तो सिग्मा d बन जाएगा। और जितना हमारा स्कोर है, जो हमारा सैंपल है, उसका हम लोग न्यायादर्श जितने का है उसको हम n मान के चलते हैं। तो ये तो हमारा अव्यवस्थित आंकड़ों का, प्रदत्तों का मीन डिविएशन है। और अगर मेरे आंकड़े व्यवस्थित हैं, टेबुलर फॉर्म में हैं, सारणी के फॉर्म में हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है MD इज इक्वल टू सिग्मा FD अपॉन N। F आपको मैं पहले भी आप वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में समझा रखा है, तो उसको समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डिविएशन यानी कि आवृत्ति और विचलन को हम गुणा करेंगे और जितने स्कोर हैं उतने गुणा करने के बाद या जितने सैंपल हैं उनको गुणा करने के बाद उन सबको हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा FD। यानी कि हर स्कोर का, हर विचलन का, हर न्यायदर्श का जो हमारा F और D आ रहा है उसको हम गुणा करेंगे और सबको ऐड करेंगे। ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इस पे आधारित सवाल करेंगे। तो whenever we will calculate this you will be able to understand how this is calculated। और इसको हम डिवाइड करेंगे n से। ये हमारा ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा में क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालना आसान होता है इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यवस्थित और व्यवस्थित प्रदत्त का किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम लर्नर्स आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन में। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, 1/4। तो इसलिए इसका जो नाम है वो चतुर्थांश विचलन दिया गया है। यह विचलन विस्तार विचलन के अगर हम तुलना करें तो उससे बेहतर, इट इज़ बेटर देन रेंज।
विस्तार मान में उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है। आपने देखा ही था कि रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम को देखा जाता है, लेकिन क्वार्टाइल में क्या किया जाता है, क्वार्टाइल में बीच का भी देखा जाता है। मध्य के प्राप्तांकों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो मिडल में होते हैं उनको भी दे आर गिवन इम्पोर्टेंस। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसलिए इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्यू अगर निकालना है, अगर हम इसको क्यू से दर्शित करते हैं, क्यू डी क्वार्टाइल डिविएशन से दर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हम Q1 जो कि पूरे विस्तार का 1/4 भाग होता है और Q3 जो पूरे विस्तार का 3/4 भाग होता है उसको हम महत्व देते हैं। यानी कि Q1 होता है 25वां शतांश मान और Q3 होता है आपका 75वां शतांश मान। तो Q1 Q3 को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया 0 से 100 के बीच में अगर आपकी एक रेखा है तो उसमें 25वें स्थान को भी हम महत्व देते हैं और 75वें स्थान को भी हम महत्व देते हैं, ना कि 0 और 100 शुरू का और आखिरी का, निम्न और उच्च का। यहाँ पर बीच के भी हम मानों को महत्व देते हैं। तो एज यू अंडरस्टूड लर्नर्स, यहाँ पे जो मिल्स कहते हैं कि द लिमिटेशन, ये जो विस्तार है इसमें मिडल ऑफ द स्कोर, द हाफ द डिस्टेंस अलोंग द स्केल। पहले क्या करना है आपको, जो पूरा डिस्टेंस है स्केल का उसका हाफ करना है, फिर उस हाफ का भी हाफ करना है, तो वो Q1 हो जाता है और उस Q1 के साथ आप और एक हाफ जोड़ देंगे तो Q3 हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया 75वां और 25वां भाग यहाँ पर Q3 Q1 होता है। और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाता है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये देखिए, ये क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला है, सिंपल सा है। Q3 में से Q1 यानी कि 75वां मान माइनस 25वां मान करने के बाद उसको हम 2 से भाग दे देंगे। जैसे कि आप स्केल देख रहे होंगे, यहाँ पे 0 से 100 तक है, Q1 25वें स्थान पर है और Q3 75वें स्थान पर है। Q1 को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं और Q3 को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। लेकिन बात उठती है कि Q3 और Q1 हम कैसे निकालेंगे। तो Q3 और Q1 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने Q1 जो 25वां मान है उसमें L1 प्लस n/4 माइनस FB अपॉन FA इंटू CI दिया हुआ है और वहीं Q3 में 3/4 n दिया हुआ है। तो यानी कि अगर हम L1 की बात करें तो ये L1 है उस वर्गांतर का ठीक निम्नतम सीमांक, यानी कि जो सबसे नीचे वाली जो सीमा होती है, जैसे कि अगर 25 से 30 है आपकी वर्गांतर तो ये हो जाएगा 24.5 न्यूनतम हो जाएगा। तो L1 जो है उस वर्गांतर का ठीक निम्नतम सीमांक है जिसमें Q1 यानी कि जो 25वां स्थान पाया जाता है वो। जब हम सवाल करेंगे लर्नर्स तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और Q3 क्या है आपका, Q3 में L1 क्या हो जाता है, यहाँ पर उस वर्गांतर का ठीक निम्नतम सीमांक जिसमें Q3 या 75वां मान उपस्थित है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। n हमने आपको बता ही रखा है, जितना आपका न्यायदर्श है वो होता है। अगर हम FB की बात करें तो FB जो है उस वर्गांतर के ठीक निम्नतम सीमांक के नीचे की सभी संचयी आवृत्ति होती है, ऑल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो दैट क्लास इंटरवल। और FA जो होता है वो एक्चुअल में उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, उस वर्गांतर की वास्तविक आवृत्ति होती है। और क्लास इंटरवल तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये वर्गांतर होता है। तो इस प्रकार से हम Q3 भी निकालेंगे, Q1 भी निकाल लेंगे और फिर जो हमारा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इसको लागू कर लेंगे। अब हम आते हैं लर्नर स्टैंडर्ड डिविएशन पर। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक प्राप्तांकों के मध्यमान से जो विचलन प्राप्त होता है उसका योग 0 के बराबर होता है। मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए इसी कारण निरपेक्ष विचलन या एब्सोल्यूट डिविएशन अर्थात धन ऋण चिन्हों को भुलाकर विचलनों का योग मालूम किया जाता था। जैसे मैंने अभी बताया कि प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है, पर अभी कहा जा चुका है कि मध्यमान से प्राप्त विचलनों के जो प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान दिए बिना जोड़ना थोड़ा सा अननेचुरल है, अस्वाभाविक है।
तो स्टैटिस्टिक्स में दूसरा एक तरीका अपनाया गया है जिसमें मध्यमान से प्राप्त विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है, और वर्ग करने से क्या होता है कि प्लस माइनस की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, सभी धनात्मक हो जाते हैं, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, और प्रमाणिक विचलन में ऐसा ही होता है। इसके अंतर्गत मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलन जो प्राप्त होते हैं उनका वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है, और उसके बाद उसका वर्गमूल द्वारा यानी कि स्क्वायर रूट किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणिक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक प्रकार से प्राप्तांकों का मध्यमान है, जो विचलन है उसका औसत प्रकट करता है। और मध्यमान विचलन तथा प्रामाणिक विचलन में इस दृष्टि से बहुत कम अंतर है, यानी कि हम दोनों की बात करें मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। इसका सबसे पहले अगर यूज़ किया था तो कार्ल पियर्सन ने 1893 में यूज़ किया था, और ये काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी सटीक माना जाने वाला एक मापन है, इसलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। रिसर्च फील्ड में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, जो भी अनुसंधान या शोध का कार्य करते हैं वो लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटीक उत्तर देता है, गणना इसकी सटीक होती है, अप्रोप्रिएट होती है, और यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड ने फॉर्मूला भी दिया हुआ है इसका, जिस फॉर्मूला या सूत्र की हम बात करें कि जो SD होता है, प्रामाणिक विचलन जो होता है, वो स्क्वायर रूट होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n का, यानी कि जो हम योग करेंगे d का डिविएशन का, उसका हम पहले स्क्वायर करेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। आइए समझते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से भी दर्शाया जाता है, और सूत्र आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, उसमें पहले प्राप्तांकों के विचलन यानी कि डिविएशन को स्क्वायर किया जाता है, उसका वर्ग करते हैं और फिर उसका औसत निकालते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं। n आपको मैं बता चुकी हूँ, सैंपल है। उसके बाद हम उसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। d कैसे निकाला जाता है, अभी पहले ही मैंने बताया, x में से m माइनस करने पर हमें d प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो जाता है। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आगे कुछ अपने वीडियो में कुछ सवाल करूंगी, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको किया जाता है, और आपको और क्लैरिटी समझ में आई होगी। तो लर्नर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।